राधेश्याम सरस्वती शिशु मंदिर, केशवपुरी, मुजफ्फरनगर। आज सामाजिक विज्ञान विषय में ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा दशम की सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र राजनीति शास्त्र में अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी के बारे में अध्ययन करेंगे। सत्ता की साझेदारी में सबसे पहले लोकतंत्र की चर्चा आती है। लोकतंत्र को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, लोकतंत्र में लोगों का शासन लोगों के लिए होता है और यह लोकतंत्र में जो लोगों के द्वारा चुना जाता प्रतिनिधित्व होता है वह लोकतंत्र में उसका शासन चलता है और उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं। लोकतंत्र की उचित कार्रवाई के लिए हमें 3 बिंदुओं पर चर्चा करनी होगी। 3 बिंदु लोकतंत्र की उचित कार्यवाही के लिए 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनके अंतर्गत ही लोकतंत्र का शासन चलता है और लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी आवश्यक होती है। सत्ता की साझेदारी के लिए लोकतंत्र में विचार अविभाजित राजनीतिक शक्ति के अनुसार किया जाता है। राजनीतिक शक्ति के विरोध के समय यह बात उभरी थी कि सत्ता की साझेदारी किस प्रकार से सम्मिलित की जाए। सत्ता में सभी का सहभाग होना चाहिए। इसी के लिए यहाँ पर हम 2 देशों का एक छोटा सा उदाहरण देंगे। सबसे पहले हम लेंगे बेल्जियम। बेल्जियम जो है यह संसार में यहाँ पर स्थित है। इसके एक तरफ फ्रांस और यहाँ पर नीदरलैंड और यहाँ पर जो है लग्जमबर्ग और एक तरफ इसके साथ में जर्मनी, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, ये इसके पड़ोसी देश हैं। यह ये बेल्जियम देश है, यह हमारे भारत देश के हरियाणा राज्य से भी छोटा है। हरियाणा की आबादी लगभग 2 करोड़ है, जबकि बेल्जियम की आबादी जो है वो 2 करोड़ से भी बहुत 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक, अर्थात 2 करोड़ से के आधी के लगभग है। अर्थात यह बेल्जियम राज्य जो है हमारे हरियाणा राज्य के क्षेत्रफल और आबादी की दृष्टि से आधा राज्य माना जाता है। यहाँ पर बेल्जियम में 80% लोग फ्रेंच भाषी लोग होते हैं जो और 20% लोग डच होते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स में भी 59% लोग फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं और इसमें से 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और ये फ्रेंच भाषा बोलते हैं। 1% लोग यहाँ पर जर्मनी बोलते हैं और ये सब बेल्जियम में रहने वाले लोग हैं। इनमें सबसे ज़्यादा डच और फ्रेंच के मध्य समुदाय के मध्य तनाव की स्थिति बनी रहती है। डच और फ्रेंच समुदाय के मध्य तनाव, फ्रेंच अल्पसंख्यक हैं परंतु वह डच से समृद्ध और अधिक शक्तिशाली हैं। यहाँ आप ये समझ सकते हैं कि जो समृद्धशाली जो समुदाय होगा अर्थात धनवान लोग होंगे, वह दूसरे समुदाय को जो निर्धन वर्ग के होते हैं उनको दबाने का प्रयास करते हैं और उनसे जो है कुछ ऐसे बेगारी कार्य करवाते हैं जिससे उन्हें नहीं करने चाहिए। इसी कारण ये जो डच भाषी लोग हैं 59% हैं, इनसे अधिक है परंतु फिर भी वे कम आमदनी होने के कारण, कम पैसा होने के कारण इनके अंदर कार्य करते रहते हैं और इसी कारण से उन लोगों के मध्य तनाव बना रहता है। बेल्जियम में सामाजिक विविधता ये तीसरा कारण है। बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार कर मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। इस प्रकार से सन 1978 से सन 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 संशोधन हुए, जिनमें
केंद्रीय सरकार एवं डच एवं फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान थी, परंतु फिर भी उनमें इसमें कोई भी एक समुदाय पक्षपातपूर्ण निर्णय नहीं ले सकता था। सभी की सहमति से उसमें कार्य किया जाता था। बेल्जियम में राज्य सरकारें केंद्रीय सरकारों के अधीन हैं। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ राज्य सरकारों को दे दी गई हैं। इसी प्रकार बेल्जियम में केंद्रीय व राज्य सरकारों के अतिरिक्त एक तीसरी सरकार भी कार्य करती है, जो सामुदायिक सरकार होती है। सामुदायिक सरकार में समूह के अनुसार वे सरकार बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी आपको मैंने बताया फ्रेंच और डच। फ्रेंच वाले अपने क्षेत्र में अपनी सरकार बनाते हैं और जो डच लोग हैं वे अपने क्षेत्र में अपनी सरकार बनाते हैं और अपनी सरकार चलाते हैं। इस प्रकार ये सामुदायिक सरकार के रूप में भी उसमें काफ़ी संघर्ष रहता है। जिस क्षेत्र के जो क्षेत्रवाद के हिसाब से, जातिवाद के हिसाब से सरकार बनती है, वहाँ पर उनमें संघर्ष बना रहता है। बेल्जियम मॉडल व्याकरण व्यवस्था के कारण देश में गृह युद्ध की स्थिति आती रहती है और गृह युद्ध, यहाँ तक कि गृह युद्ध होता रहता है। इसमें गृह युद्ध में बहुत आम पब्लिक का नुकसान होता है, जनता मारी जाती है और इससे जो है बेल्जियम में सामाजिक विविधता पनपती रहती है। सामाजिक विविधता के कारण यहाँ पर गृह युद्ध चलता रहता है और गृह युद्ध में जो है पब्लिक को बहुत नुकसान होता है, देश को भी नुकसान होता है। इस प्रकार यह सत्ता जो है, यह लोकतंत्र जो है, ये एक तरह से बहुत ही नुकसानदेह होता है। अब दूसरी स्थिति हम यहाँ पर समझेंगे श्रीलंका। श्रीलंका जो है हमारे भारत देश, ये भारत देश है हमारा, भारत देश के दक्षिण में एक छोटा सा द्वीपीय देश है। जैसे ये श्रीलंका है, यहीं पर एक मालदीव देश भी है दूसरी साइड में। ये दोनों जो है भारत के दक्षिण दिशा में स्थित हैं। ये द्वीपीय देश उससे पहले 1948 से पहले ये सब भारत के ही अंग थे। सन 1948 में श्रीलंका जो है अलग देश बन गया था और इसमें जो है श्रीलंका में दो समुदाय की जो भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। जैसे एक तमिलों के दो समूह, एक तो तमिल भाषी हैं यहाँ पर और दूसरे सिंगली बोलने वाले हैं। सिंगली बोलने वाले अर्थात जो वहीं के श्रीलंका के निवासी हैं वे सिंगली भाषा बोलते हैं और कुछ तमिल भी बोलते हैं। इसमें तमिल भाषी लोगों में दो प्रकार के समुदाय हैं। एक तो वे जो भारत से आकर श्रीलंका में गए और श्रीलंका में जाकर के तमिल भाषी बोलने लगे और वे जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बस गए जा कर के। ये जो भारत से गए थे, ये औपनिवेशिक काल में, शासन काल में कुछ तमिलों को वहाँ पर काम करने के लिए, बागानों में काम करने के लिए ले जाया गया और वे वहीं पर जा कर के बस गए। क्योंकि जो वे वहाँ पर काम करते थे तो वहीं पर उनकी बस्तियाँ बनाई गई और बस्तियाँ बनाने पर वे वहीं पर बस गए। अब जो तमिल भाषी, भारतीय तमिल भाषी हैं, तमिलनाडु से गए थे, तमिलनाडु क्षेत्र से गए थे, तो वे वहीं पर बस गए। अब वे जो वहाँ पर हैं वे उनकी संतानें हैं जो पुराने समय में अर्थात 1948 से पहले जो लोग वहाँ पर ले जाए गए थे, उन्हीं के परिवार वाले, उन्हीं के वंशज वे वहाँ पर बसे हुए हैं और वे वहीं पर रह कर के काम करते हैं। इस प्रकार श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद की स्थिति बनी हुई है। यदि कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने तरीके से देश पर शासन कर सकता है। इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। जैसे इसमें मैंने बताया आपको, श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हो गया था। इसमें 74% सिंगली, 18% तमिल और 7% ईसाई समुदाय के हैं। 1% लोग यहाँ पर मुसलमान भी रहते हैं। श्रीलंका में जो तमिलों के उपसमूह हैं वो 13%, तो जो वहीं के श्रीलंका के निवासी हैं वे हैं, और 5% उनमें वे हैं जो तमिलनाडु से जा कर के वहाँ पर बसे और वहाँ पर काम करने के लिए गए औपनिवेशिक काल में और वे वहीं पर रह गए। वे 5% उस प्रकार के व्यक्ति हैं। इसी प्रकार से श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद की स्थिति बनी हुई है। सिंगली लोग जो है वहाँ पर बहुसंख्यक में आते हैं
अर्थात बहुसंख्यक का मतलब है जिन लोगों की संख्या अधिक हो जाती है वे बहुसंख्यकवाद में आ जाते हैं। अब श्रीलंका में ये स्थिति बनी हुई है कि जो सिंगली लोग हैं, अगर उनके पास में डिग्री भी कम है तो उनको जो है नौकरी पेशे में जाने के लिए या किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए उनको पहला वर्चस्व दिया जाता है। अर्थात अगर कोई वहाँ पर सिंगली और तमिल ईसाई सब गए हुए हैं तो सिंगली लोग जो है उनको रखा जाएगा और बाकी को वहाँ से हटा दिया जाएगा। इस प्रकार की स्थिति श्रीलंका में बनी हुई है। इसी के कारण वहाँ पर सत्ता का संघर्ष चलता रहता है और बहुसंख्यकवाद जो है वो वहाँ पर सिंगलियों के कारण बना हुआ है। अब तमिल में आधिकारिक भाषा बनाने के लिए संघर्ष, तमिल को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए एक संघर्ष चला। इसमें सरकारी नियमों के अनुसार श्रीलंका तमिलों में रोष एवं शासन को लेकर उनमें अलगाव की भावना को बढ़ावा मिला। तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई तथा तमिल को राजभाषा घोषित कर दिया गया। तमिल को राजभाषा घोषित कर दिया गया। फिर भी वहाँ पर क्योंकि बहुसंख्यकवाद सिंगलियों का था इसलिए सिंगलियों का ही वर्चस्व रहा। इससे जो है वहाँ पर 1980 के लिबरेशन टाइगर्स में आप तमिल इलम अर्थात लिट्टे की एक पार्टी बनाई गई। उनके अनुसार वहाँ पर तमिलों के अधिकारों के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ जो गृह युद्ध में बदल गया। अर्थात 1980 से लेकर के 2007 तक श्रीलंका में गृह युद्ध चलता रहा। गृह युद्ध में समुदायों के लोग मारे गए। इससे देश में सामाजिक और आर्थिक अनेक कठिनाइयाँ परेशानियाँ आई, जिससे वहाँ के निवासियों को रहने में और मतलब सत्ता के संघर्ष में कठिनाइयाँ पैदा होने लगी। उसके बाद आता है श्रीलंका और बेल्जियम के संघर्ष से सीख। तो इस प्रकार से हम श्रीलंका और बेल्जियम के संघर्ष से सीख ले सकते हैं। जैसे कि बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। अर्थात अगर हम पूरे देश में सभी लोगों की राय मशवरा लेकर के कार्य करें तो उसमें जो है हम सत्ता में कोई संघर्ष नहीं होगा और लोकतंत्र की जो यात्रा है वो ठीक ठाक से चल सकती है। इसी प्रकार से श्रीलंका में इसके विपरीत मार्ग अपनाते हुए बहुसंख्यक समुदाय को देश में प्रभुत्व स्थापित किया और बहुसंख्यक समुदाय ने चाहा कि इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है, तो बहुसंख्यकवाद को ही ख़त्म करना पड़ा और वहाँ तमिल भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाया गया। तो उसमें फिर सभी क्षेत्रों से उनका आरक्षण तय कर दिया गया कि सभी क्षेत्रों से लोगों को इसमें लाया गया। जैसे कि अपने देश में भी है, सभी जातियों का एक वर्चस्व रहता है सत्ता में। महिलाओं का भी 33% है और अन्य जातियों का भी, सभी जातियों का उसमें समावेश रहता है। इसी प्रकार से श्रीलंका में भी सबका समावेश हुआ और ये जो गृह युद्ध की स्थिति थी वो ख़त्म हुई। इसके बाद सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता, अर्थात सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों हुई? अगर पूरे देश में सत्ता की साझेदारी को कायम नहीं रखा जाएगा तो लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जाति के अनुसार आपस में जो है एक दूसरे को ये समझेंगे कि हम जो है इनसे बड़े हैं, अर्थात हम इनको जो है दूसरे को नीचा समझते हुए उनको नीचा दिखाने की भी कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा कि देश में गृह युद्ध की स्थिति फिर पनप सकती है। इसलिए युक्तिपरक जो सुझाव आपस में आया सत्ता की साझेदारी के लिए, वह सत्ता की साझेदारी के लिए बेहतर और अधिक अच्छा था। इसीलिए नैतिक परक तर्क जो आया, नैतिक पूर्ण तर्क, सत्ता की साझेदारी का कार्य मूल्यवान होता है तथा यह लोकतंत्र की आत्मा होती है। इसलिए इसको सत्ता की साझेदारी को सभी का सहयोग से आगे बढ़ाते हुए सत्ता की साझेदारी लानी चाहिए। सत्ता की साझेदारी के रूप में जो कार्य करते हैं उसमें लोकतंत्र में लोग संपूर्ण राजनीतिक शक्ति के स्रोत होते हैं। प्रत्येक वर्ग सार्वजनिक क्षेत्र में और सार्वजनिक नीतियों के अनुसार कार्य कर सकता है। अर्थात उसमें प्रत्येक व्यक्ति से
वोट के आधार पर उससे उसकी सहमति ली जाती है और उसके अनुसार ही सभी की सहमति के अनुसार सार्वजनिक नीतियों को तय करने के लिए सम्मिलित किया जाता है, होते हैं सब। इससे आगे आता है सत्ता का क्षैतिज वितरण। सत्ता का क्षैतिज वितरण के अंतर्गत सरकार के शासन स्तर के अंगों का विभिन्न स्तरों से शक्तियों के उपयोग के द्वारा कार्य किया जाता है, अर्थात उसमें सबकी अनुमति लेनी अनिवार्य होती है। सभी क्षेत्रों से जो है, जैसे हमारे देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है, सभी जगह जहाँ लोकतंत्र होता है वहाँ पर सबकी वोट डलवा करके उनसे कार्य किया जाता है और उनसे सहमति मांगी जाती है, और तभी जो है सत्ता की साझेदारी संभव हो सकती है और उसी प्रकार से कार्य किया जा सकता है। उसके बाद आता है संघीय सरकार एवं सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन। संपूर्ण देश के लिए सरकार, संघ या केंद्रीय सरकार, दो प्रकार की सरकारें होती हैं। सभी देशों में जहाँ पर लोकतंत्र होता है वहाँ पर दो प्रकार की सरकारें होती हैं, एक तो केंद्रीय सरकारें और एक राज्य सरकारें। राज्य सरकारें राज्य में काम करती हैं और केंद्रीय सरकारें पूरे केंद्र में काम करती हैं। केंद्र के अनुसार ही राज्य सरकारें भी अपने आप को कार्य करती हैं और पूरा कार्य करके दिखाती हैं। इस प्रकार सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा सामान्य क्षेत्रीय सरकार के अनुसार भी किया जाता है। प्रांतीय सरकार स्तर के अनुसार और क्षेत्रीय सरकार स्तर के अनुसार भी सत्ता का बंटवारा किया जाता है। एक होती है सामुदायिक सरकार। कुछ देशों में समूह के अनुसार भी सरकारें बनती हैं। सत्ता में विभिन्न सामाजिक समूहों में बांटा जाता है। कुछ लोग समुदाय के अनुसार कुछ भाषाई कुछ क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले, जैसे अपने देश में भोजपुरी भाषा बोलने वाले हैं, ब्रज भाषा बोलने वाले हैं या तमिल भाषा बोलने वाले हैं, तो क्षेत्रीय भाषाओं के अनुसार भी कुछ सत्ता का बंटवारा किया जाता है। और फिर कुछ जो है एक तरह से जातीय बंटवारा भी होता है। तो कुछ समुदाय सरकार एक भाषा समुदाय से संबंधित लोगों द्वारा चुनी जाती है, जैसे डच भाषी लोग अपने क्षेत्र में सरकार बनाते हैं और फ्रेंच भाषी लोग अपने क्षेत्र में। इस प्रकार से जो है सत्ता का बंटवारा करते हुए सत्ता का साझेदारी करेंगे तो अपने देश में अच्छी सरकार चलेगी। कुछ गठबंधन सरकार होती है, अर्थात जब किसी एक लोकतंत्र में किसी एक पार्टी को, किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो कई दल मिल कर के एक साथ पार्टी का चुनाव लड़ती हैं। तो जब कई दल मिल कर के एक चुनाव लड़ते हैं और उसमें उनकी जो है उनको सफलता मिलती है तो उसे गठबंधन की सरकार कहा जाता है। इस प्रकार गठबंधन की सरकार से भी सत्ता की साझेदारी की जा सकती है। और इसके बाद आता है विभिन्न हित समूह। लोकतंत्र में हम अनेक समूहों को देखते हुए अनेक हित समूहों को देखते हुए उसमें अलग अलग हितों के भी अलग अलग समूहों को भी हित बनाए जाते हैं। जैसे व्यापारी वर्ग एक समूह में आता है और नौकरी पेशा वाले वर्ग एक समूह में आते हैं। इसी तरह से मजदूर वर्ग एक समूह में आते हैं। किसान लोग, औद्योगिक वर्ग के लोग अर्थात बड़े बड़े क्षेत्रवासी लोग एक समूह में आते हैं। इसी पाठ के से संबंधित एक और इसमें घटना दी गई है, खलील की उलझन। अर्थात बेरूत शहर में एक खलील नाम का एक लड़का रहता है। तो उसमें क्या है कि उसकी माता तो जो है वो मुसलमान है और पिताजी ईसाई है। तो दोनों में जैसे कि किसी भी क्षेत्र में होता है, अगर कोई एक समुदाय में, अर्थात आप एक थोड़े से परिवार में भी समझ लीजिए, एक परिवार में 10 लोग रहते हैं तो उसमें उनके जो इच्छाएं होती हैं, उनका जो खान पान होता है वो भी अलग अलग होता है। कुछ लोग उसमें नमक ज़्यादा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, या कुछ लोग जो है वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो इसी प्रकार की उलझन से खलील भी जो है वो दिन रात परेशानी में रहता है कि उसके पिताजी ईसाई हैं और माताजी जो है वो मुसलमान है। पिताजी क्रिश्चियन है जो अल्लाह को, गॉड को मानते हैं, और वो जो है अपने अल्लाह को मानती हैं।
तो इस प्रकार से उनमें आए दिन जो है संघर्ष होता रहता है, परंतु फिर भी उन्हें जो है एक उसके अनुसार अपने परिवार को चलाने के लिए एक छोटा सा जो है समझौता करके चलना पड़ता है। इसी तरह से जैसे अपने देश की सरकार को चलाने के लिए सत्ता का समझौता ज़रूरी होता है, सत्ता की साझेदारी ज़रूरी होती है, इसी प्रकार से परिवार को चलाने के लिए भी एक साझेदारी, एक समझदारी जो है वो ज़रूरी होती है। इस बात से इस पाठ में यही बताया गया है कि जैसे हम अपने दो देशों के बारे में मैंने बताया, श्रीलंका और बेल्जियम की स्थिति जो है वो हमारे हरियाणा राज्य से भी आधी है, और श्रीलंका जो है वो हमारे हरियाणा राज्य के बराबर का देश है, परंतु उसमें जो है तमिल और सिंगलियों की स्थिति जो है वो हमारे हरियाणा जैसी नहीं है, परंतु उसमें जो है तमिल और सिंगलियों की स्थिति हरियाणा के राज्य से अलग है, परंतु फिर भी उसमें कुछ दिन गृह युद्ध होने के साथ, गृह युद्ध के बाद भी सत्ता की साझेदारी उसमें व्याप्त रही, सत्ता की साझेदारी बनाई गई। इस प्रकार से सत्ता की साझेदारी जो पाठ है ये इसके बारे में हमने आपको बताया। धन्यवाद।